है ना। जो आज का हम लोग का टॉपिक है बाबू, वो क्या है? उद्योग। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो उद्योग टॉपिक है वो क्लास 8 का एनसीईआरटी से है, तो हम इसी के लेवल से बात करेंगे। ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि कभी कभी एग्जाम हॉल में आपको डिट्टो इसी का परिभाषा मिल जाता है। ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम इसी के लैंग्वेज में पढ़ें और सीखें। ठीक है। तो देखो, सेकंड क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे मालों को लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, क्या है? लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। तो इन्हें कोई खास नहीं दिया हुआ था, हम यहीं से पढ़ेंगे। इसमें खास करके आपको उद्योग के जो महत्वपूर्ण स्थान है वर्ल्ड में, वो आपके यहाँ वो किस रूप में है और वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, और कोई नगर किसके लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए फेमस है, इस पर चर्चा करेंगे। तो उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से है ना, जो कि वस्तु के उत्पादन, खनिजों के, है ना, क्या निष्कर्षण अथवा सेवा की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार जो है लौह और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयला की को क्या बोलते हैं? धरती से निकालने से संबंधित है। और पर्यटन जो सेवा है वो भी उद्योग से संबंधित है। तो उद्योग का मायने क्या है? देख लिया। उद्योग का वर्गीकरण कैसे करते हैं? कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर हम करते हैं। तो कच्चा माल है, कपास की खेती से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा को पता लगाइए, है ना, एक्टिविटी दिया हुआ है। तो कच्चा माल क्या है? कच्चे माल का उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है। सही बात नहीं जी? अब कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या आएगा? कृषि आधारित जैसे कच्चा माल हो गया, कृषि हो गया, है ना, और खनिज संसाधन आधारित उद्योग भी हो सकता है कि नहीं? तो जैसे कि वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करना क्या हो? कृषि आधारित होता है, जिसमें खाद्यान्न संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ये सब क्या है? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ठीक है। फिर आप देखेंगे खनिज आधारित उद्योग जो है, ये क्या होता है? प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। कहा है कि यह कई अन्य उत्पादक के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री एवं, है ना, रेल के डिब्बे बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और समुद्र आधारित ये उद्योग को कैटेगराइज किया हुआ है ना। खनिज आधारित हो गया, कृषि आधारित हो गया, समुद्र आधारित उद्योग, जिससे एग्जाम्पल बताया गया है। सागर महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं ना। समुद्र जो है, समुद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल, है ना, तेल निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि वनस्पति आधारित उद्योग में आप जाएंगे तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे क्या है? लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, है ना, भवन निर्माण, ये सब किस पे आधारित है?
उद्योग आधारित है ना, वही वन आधारित उद्योग हुआ, है ना। तो फर्नीचर का संबंध तो वन से न हुआ, तो फर्नीचर एक बड़ी स्तर पर जब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा वही तक इंडस्ट्री ही है ना। तो ये बच्चा के स्तर पर बताया गया है, तो ये इसका कैटेगरी है। फिर आकार देखेंगे, आकार के दृष्टिकोण, उद्योग के आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि। अगर आप निवेश की राशि आपका बृहद होगा तो आकार भी उसका उद्योग का बड़ा होगा। तो आकार का यहाँ सीधा से मतलब होगा पूंजी की कितना आप निवेश कर रहे हैं, है ना, और कितना लोग उसमें कार्यरत हैं, जी है ना। उसकी आकार दो भागों में बांटते हैं, एक लघु आकार का उद्योग और एक होता है बृहद आकार का उद्योग। लघु मतलब छोटा हो जाता है, बृहद मतलब बड़े पैमाने पर। जैसे कि कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें क्या होता है, हस्तकारों द्वारा उत्पाद के निर्माण हाथों से होता है। जैसे टोकरी बुनाई, है ना जी, मिट्टी के बर्तन और अन्य जो है हस्त निर्मित वस्तुएं होते हैं, वो किसमें आते हैं, कुटीर उद्योग में, यानी लघु आकार का उद्योग होगा ये, है ना। अच्छा, बड़े पैमाने पर अगर बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है छोटे उद्योग के तुलना में, ठीक है, और पूंजी एवं किसका, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़े पैमाने पर करते हैं, तो पूंजी का भी बड़ी मात्रा में निवेश होता है ना जी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीन उत्पादन किसमें हो जाएगा, बड़े पैमाने पर। मैंने उद्योग का ये प्रकार बता रहा है। पहला बात कि उद्योग किससे संबंधित है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, और उद्योग में भी कई वर्ग होता है, एक होता है लघु होता है, बृहद होता है ना। और वर्गीकरण के आधार पर बहुत प्रकार का होता है उद्योग, जैसे वन हो गया, कृषि हो गया, खनिज आधारित हो गया, है ना जी। ये उद्योग का प्रकार हो गया। फिर आप देखेंगे स्वामित्व, है ना, इसमें क्या है, उद्योग को निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र जो संयुक्त रूप से सहकारी क्षेत्र में वर्गीकरण किया जाता है। निजी उद्योग में क्या, किसी एक व्यक्ति या कुछ समूह लोगों का होगा, है ना, स्वस्वामी जो होता है, निजी उद्योग होता है, वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह में होगा उद्योग होगा ना, है ना, होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा हो या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है ना जी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व संचालन जब सरकार द्वारा होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व है, ठीक है। आप देखेंगे एक चीज और समझिए कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। सार्वजनिक स्वामित्व वाला उद्योग, निजी स्वामित्व वाला उद्योग, अगर ये समझे रहेंगे तो इकोनॉमिक्स आपको और अच्छा समझ में आएगा कि प्राइवेट उद्योग कौन है और सरकारी उद्योग कौन है। दोनों को मार्केट में बने रहने के लिए एक अपना पॉलिसी क्या है, कैसे मार्केट कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो मार्केट पॉलिसी आएगा, मनी एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, वो हम देखेंगे बाद में। पहले ही समझिए कि संयुक्त क्षेत्र का जो उद्योग होता है ना, वो स्वामित्व और संचालन कौन करता है, राज्य और व्यक्तियों को समूह द्वारा। मारुति सुजुकी है ना लिमिटेड जो है, ये भी एक क्या है, उद्योग का उदाहरण ही है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग, देखिए ये सब उद्योग जो दिया हुआ है ना, आपको आगे मिलेगा। कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक एवं पूर्ति किसका,
पूर्तिकारी कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है वो, ऊपर पर जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी, ये भी तो है ना, और उद्योगों के, है ना, अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारण। जैसे कोई भी जनरली उद्योग लगाता है तो अपना सुविधा देखता है, श्रम का, ट्रांसपोर्टेशन का, होता है ना जी। अगर आप उद्योग लगाइएगा तो देखिएगा ना कि मैन फोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, वहां हमको ट्रांसपोर्ट करने में सहूलियत होगा कि नहीं होगा, सरकार कैसी है, पता चला कि उत्पादन हो रहा है 100 रुपया का और टैक्स देना पड़ रहा है 120 रुपया, तो कोई कंपनी कार्य करेगा वहां पे? नहीं करेगा। कंपनी वही ना काम करेगा जहां से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो इजिली, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम पड़े, मैन फोर्स ज्यादा मिले, है ना जी। तो उद्योग कहाँ लगाया जाए, इसको लेकर जो इंडस्ट्री ऑनर है वो तो विचार करेगा कि नहीं करेगा। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है जी? तो देखो, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल मिलेंगे ना जी, है? फिर देखोगे भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, ये सब क्या है? उद्योग के प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता कराती है और कम परिवहन लागत तथा अन्य आवास जैसे प्रोत्साहन करना सरकार का काम होता है, ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों में विकास और समृद्धि होता है। बात तो सही ना है? उद्योग लगेगा तो तुम्हारा शहर उचित ना होगा ना जी। तो सरकार से है कि नहीं उद्योग लगे, जिससे जनता को नौकरी भी मिलेगा, उसका जिस राज्य या जिस प्रांत में उद्योग खुलेगा वहां रोड भी बनेगा, आर्थिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर उद्योग होगा तो माल सप्लाई होगा, तो लोग इंगित होंगे, वो मार्केट में माल जाएगा, पैसा आएगा, वहां स्थानीय मार्केट खुलेगा, तो वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस प्रांत में वो क्या बूम करेगा, जिससे सरकार को भी फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। तो उद्योग नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा औद्योगिक जो है तंत्र, देखिए ये सब के सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी जोड़ दिया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों टैली करता है, दोनों विषय में टॉपिक। ठीक है, तो इसको समझना है बढ़िया से आपको। अब देखिए कह रहा है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्राकर्म और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि के लगान, जल की उपलब्धता और परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना भी शामिल होता है। ठीक है, इसको देख लेना अपने हिसाब से, है ना। चिन्नु मुन्नु कहानी दिया हुआ है तो पढ़ लेना है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से उतना नहीं है। हाँ, यहां से है आपको देखो, औद्योगिक क्षेत्र का विकास तब होता है जब उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो और अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हो। ठीक है, विश्व में की जो प्रमुख औद्योगिक पूर्वोत्तर, जैसे अमेरिका में पश्चिमी मध्य, देखो पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, ये मुख्य जो है कुछ औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः इस क्षेत्र में है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। तो आप ये बता दीजिए, देखिए जितने भी अधिकांश उद्योग हैं वो सब के सब कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, यानी
ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म है, वही उद्योग है। शीतोष्ण मतलब क्या? उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है। जनरली उष्ण कटिबंध कहां से कहां मिलता है आपको? नॉर्थ में 10 डिग्री और साउथ में 10 डिग्री, वहां पे आपको उष्ण मिलेगा कटिबंध। लेकिन 10 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर मॉडरेट होगा, उस पर आता है शीतोष्ण। और फिर अगला होता है शीत कटिबंध, जहाँ ठंडा मिलेगा आपको। तो मैक्सिमम जो उद्योग है, देखिए ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये उत्तरी उत्तरी गोदावरी हम कह रहे हैं, दक्षिण में नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और दक्षिणी में इधर आएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा आपको उष्ण वाला एरिया। तो उष्ण कटिबंध में आपको उतना उद्योग नहीं मिलेगा जितना शीतोष्ण कटिबंध उद्योग में मिलेगा। समझ में आ रहा है विशाल बाबू? जैसे भारत में भी अनेक, है ना, क्या है, इंडस्ट्री एरिया है, जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बागडोर, है ना, छोटा नागपुर, ये सब क्या है आपके यहाँ की औद्योगिक प्रदेश हैं। अब एक देखिए घटना घटा था, ये घटना जब घटा था उससे कम से कम 100 बार हर एग्जाम में पूछा था, चूंकि लोग जागरूक हो और उसके बारे में पढ़ें। जो भोपाल में त्रासदी जो हुआ था, इस घटना के बारे में कह रहा है कि भी एक क्या था, उद्योग में विपदा दुर्घटना हुआ था, संकट हुआ था, उसके कारण बहुत लोग मरे थे। 13 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। और इस उद्योग में कहा गया कि इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील, है ना, उत्पादकों के साथ अत्यंत ही विषैले कौन सा, यही गैस था। तो क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जो 1900 कब तक 89 में सरकारी सूचना के अनुसार कितना लोग मरे थे? 35,598 लोगों का मृत्यु हुआ था। हजारों लोगों का जान जो है बीमारियों से भी हुआ था, अंधापन हो गया था, किसी का कुछ खराब, किसी का कुछ खराब, बहुत भयंकर त्रासदी हुआ था। इस घटना के बारे में आपको देखना होगा कौन सा कंपनी से ये गलती से हुआ था, इसमें कौन सा गैस महत्वपूर्ण था, और ये घटना कब घटा था, कहाँ घटा था, है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर जो है आप सेम प्रोसेस देखेंगे, चीन में भी ये घटना घटा था, इसको आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। जोखिम कम करने के उपाय ये देख लेना, है ना। देखो, उभरते उद्योग को क्या बोलते हैं? सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, है ना, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग होता है, सनराइज इंडस्ट्री, है ना, टेक्नोलॉजी से संबंधित है ना। अब आप देखेंगे प्रमुख उद्योग का क्या होता है? वितरण, समझ रहे हैं जी। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सब उद्योग है, ठीक है। कच्चा माल, है ना, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। देश में लौह इस्पात उद्योग अवस्थिति जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो जगह का नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहां से देखते हैं हम इसको, प्रगलन क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, धातुओं को उसके अयस्क द्वारा क्या करते हैं, गलनांक बिंदु से अधिक दबाकर क्या करते हैं, उसको करते हैं प्रगलन बोलते हैं। समझ गया जी, उसको प्रगलन बोलते हैं। अब देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। अब इसमें जो है
आप ऐसे समझें कि लौह इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश, पराक्रम और क्या होता है, निर्गत शामिल है। एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के कच्चे मालों के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य जो है और संरचना के साथ साथ क्या होता है, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए ना जी। लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, कच्चे माल के रूप में शामिल होता है। बात सही न है। फिर आप देखेंगे लौह अयस्क से, है ना, लौह अयस्क से क्या होता है, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में शामिल होता है, जिसको आप देखिएगा, है ना। अब देखो एक यहां सा फैक्ट थोड़ा सा है, इस फैक्ट को समझो, है विशाल भवन का ढांचा इस्पात बनाया गया था, कहानी दिया हुआ है 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चे, है ना, जहां कच्चे माल, विद्युत आपूर्ति और कहता है बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। बाद में उद्योग के लिए आदर्श जो है स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप हो गया, जैसे नहर हो गया, रेलवे हो गया, है ना, टिका था। अब 1950 के बाद से जो है लौह और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट कहा गया, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में क्या होगा, केंद्रित होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेश से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन बाजार, है ना, परिवहन बाजार का लाभ होते हुए विकसित हुआ। देखो कुछ जो है लौह इस्पात उद्योग का कुछ केंद्र है, जैसे आप पढ़ेंगे जब भारत आजाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, ठीक है, और उसी के क्रम में देखेंगे जब बोकारो स्टील कंपनी जो है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। कुछ ऐसे इस्पात कंपनी, स्टील कंपनी थी जो विभिन्न देशों के सहयोग से आपके यहाँ स्थापित हुआ था, क्योंकि पूंजी का अभाव था आपके यहाँ, ठीक है ना। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप पे देखिए इस्पात उद्योग केंद्र जैसे कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, रावलपिंडी हो गया, बोकारो हो गया, ये सब के सब क्या है, इस्पात उद्योग आधारित इंडस्ट्री है ना, यहाँ खुला है। फिर कह रहा है कि वे 4 राज्य जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, भद्रावती और विजयनगर के कर्नाटक में, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में, सलेम के तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र जो स्थानीय संसाधन का उपयोग करते हैं। दुर्गा जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर कहाँ है, यहाँ पर झारखंड में ना, कह रहा है कि 1947 से पूर्व भारत में केवल इस्पात, है ना, का कारखाना था। 47 से पूर्व बता रहा है, ठीक है। और फिर टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह अपना इसका कार्य जो है अपने हाथों में लिया। बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। झारखंड में कौन सा नदी है, और दूसरा कौन सा है, खरकई नदी के संगम पर साक्षी में, है ना, कब 7 में टिस्को, है ना, टिस्को की शुरुआत हुई। बाद में साक्षी के नाम बदलकर क्या कर दिया, रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में क्या है, सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो उद्योग हम लोग पढ़ रहे हैं, यही देखेंगे जी, यही नहीं देख रहे हैं आप, हैं, ये देखिए
टाटा इस्पात वर्क है। ये सब जो जगह का नाम दिया हुआ है यही न है। साक्षी स्वर्ण रेखा हो गई नदी है। यहाँ पे कौन है, डालमा पहाड़ी है ना। यहाँ पे कौन सा है झील, डिमना झील है। ठीक है, ये सब देख लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ देखिए क्या है, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। पहला कारण क्या है जी, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर क्या होता है, काली माटी स्टेशन से मात्र कितना किलोमीटर है, 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और क्या है, लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपण के साथ साथ कोयला के निकटता भी था। यहाँ विशाल क्या है, बाजार उपलब्ध था। और देखिए टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या, लौह अयस्क चूना पत्थर डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। देख रहे हैं ना, आखिर अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी मिलना चाहिए आपको ना, तब ना चलेगा इंडस्ट्री। तो ये पूछता है, एक बार फिर सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लौह अयस्क चूना पत्थर और डोलेमाइट है ना और मैग्नीज प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल भी आपूर्ति होता है ना जी। अगला जो है, सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी भी मिला है। तो कहने का मतलब ये है, अगर उद्योग खुल रहा है, उद्योग के लिए श्रम चाहिए, शक्ति चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूंजी चाहिए, तो ये ना हो। रॉ मटेरियल में पानी भी आ जाएगा उसमें ना, पानी मिलना चाहिए उसको, तभी ना चलेगा इंडस्ट्री, ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर टिस्को वहां खुल जाता, उसको अगल बगल पानी नहीं मिलता, श्रम नहीं मिलता, रॉ मटेरियल नहीं मिलता, चलता वहां नहीं चलता। वही चीज है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक है ना संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रसायन, इंजन पुर्जी है ना आदि आदि किया गया। अब देखेंगे अगला पॉइंट हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके यहाँ कौन था, जमशेदपुर में था टिस्को कंपनी है ना। अब देखिए अमेरिका का कौन सा स्थान है, ये है ना पिट्सबर्ग। ये भी एक अमेरिका का जब महत्वपूर्ण है ना इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग कौन सा, इस्पात उद्योग को है ना स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चे माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क कहां से, मिनेसोटा की लौह के खान से प्राप्त होता है। लगभग कह रहा है पीटर्सबर्ग से लगभग कितना है, 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, ग्रेट लेक जलमार्ग आता है। यह जो है, यह अयस्क नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। अगला जो देखेंगे आप, ओहियो मोनोहेगला और अलघनी नदी से प्राप्त जल होता है। जैसे आपके यहाँ से जब जमशेदपुर में खोला गया था तो स्वर्ण रेखा और खरकई था, है ना, तभी ना चल रहा जी। उसी प्रकार से पीटर्सबर्ग में जो अमेरिका में है, तो रॉ मटेरियल तो मिल रहा है, तो पानी भी तो मिलना चाहिए, तभी ना काम चलेगा। तो ये नदी का नाम है यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे
आज है ना, पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिला है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर कहाँ पे, मोनो हैगला और एल्गनी नदी के घाटी में, और पीटर्सबर्ग के नीचे कौन सा नदी है, ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा क्या होता है, बाजार में भेजा जाता है। जैसे कि ये देखिए, ग्रेट लेक्स के नाम से कौन सा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, इन पांचों झील से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य झीलों की तुलना में उच्च क्या है, उच्च ऊर्ध्व प्रवाह हाँ स्थित है। तो देखिए, चाहे झारखंड के जमशेदपुर हो या अमेरिका का पीटर्सबर्ग हो, ये दोनों आप उद्योग देख रहे हैं, तो आप ये कॉमन चीज देखिए कि जल की उपलब्धता अति आवश्यक है कि नहीं है। अगर नदी नहीं होता तो जल कहाँ से मिलता, और अगर जल नहीं मिलता तो कंपनी कहाँ से चलती, नहीं चलती ना। उद्योग का महत्व समझिए, कहाँ पे उद्योग जो है लगाने में फायदा होता है, ठीक है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे कौन सा है ना, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में है ना, इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब जो है आपको देखिए, अब आ गया आपका बारी। उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको लिख कर लेकर आना है। वे कौन सा तत्व है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, लिख लीजिएगा ना। फिर जो है कौन सा उद्योग जो प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसको आपको लिखना है। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर क्या है, ये बताना है आपको। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या अंतर होता है, बताना है आपको। अब देखिए, अब आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो कच्चा माल और क्या होगा, कपास, और क्या हो सकता है कच्चा माल में, कपास और गन्ना हो सकता है ना। अंतिम उत्पाद और क्या हो जाएगा, कपड़ा और चीनी डाल सकते हैं, अंतिम है ना, डाल सकते हैं। फिर जो है अगला पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, तृतीय क्रियाकलाप में क्या होगा, यातायात, बैंकिंग भी आता है, थर्ड सेक्टर में ही आता है ना। ये हो गया कृषि आधारित उद्योग में क्या डालिएगा, सूती, और कृषि आधारित उद्योग में क्या जाएगा, सूती वस्त्र आ जाएगा, और चीनी उद्योग भी आ जाएगा। तो अब अगला जो है कुटीर उद्योग में आप डाल सकते हैं, कुटीर उद्योग में क्या डालिएगा, और मिट्टी बर्तन डाल सकते हैं। सहकारिता में क्या डालिएगा, अमूल नहीं बताया थे, अमूल वाला, इसमें डाल सकता है। अब देखिए ये सब जो है नगर दिया हुआ। अब अगला टॉपिक कौन सा है, अब एक चीज और देख लेना है हम लोग को, एक टॉपिक बचा हुआ है कौन सा, ये है मानव संसाधन, है ना। अब जो है हम लोग देखेंगे मानव संसाधन, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5, ठीक है। मानव संसाधन, तो मानव जन्म लेता है ना जी, मरता भी है। तो कोई अमर होके आया है, कौन आया है, वो कह रहा है अमर होके आया है, अमर होके आया हो तुम, हैं? क्या बात, यही बात है। चलो भाई तुम कुछ यूनिकनेस लेके आओ, हैं? हाँ, अमर हो गया है। चलो इधर देखो, कह रहा है कि संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे जो संसाधन है, क्या जितना संसाधन जमशेदपुर में है उतना संसाधन पटना में है,
संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी असामान्य है। जितना संसाधन अमेरिका के पीटर्सबर्ग में है उतना संसाधन जो है वाशिंगटन में है नहीं है, उतना संसाधन लखनऊ में है नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जब प्राकृतिक संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता है तो मानव संसाधन के वितरण में भी असमानता है। ठीक है, जैसे अपने शैक्षिक स्तर पर एस वायुलिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो ये तो पिक्चर दिया होगा, चिन्नू मुन्नू का दिया हुआ है, चिन्नू मुन्नू आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवकों को 2016 से 20 तक जो है प्रशिक्षित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। ठीक है, देख लेना खाली इसका एज डेट कब दिया हुआ था। अब देखिए क्या है, इसका समझ के स्तर पर दिया हुआ है, अब समझ लेना अपने हिसाब से। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं वो जनसंख्या के वितरण का क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग क्या है, अधिक 90% से अधिक भाग क्या है, भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत ही क्या है, असामान्य है। कुछ क्षेत्रों में क्या है, घने बसे हैं और कुछ में विरल बसे हैं। तो बसने के लिए आपके पास जलवायु, संसाधन और अन्य जो एक नीड होता है वो रहेगा तभी ना हो पाएगा जी, तो ऐसी संभव है नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए ना कि उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक निवास करती है, उसके पीछे अपना लॉजिक है। वहां का मृदा जो है उपजाऊ है, क्लाइमेट फेवरेबल है, वहां की आप देखेंगे जो नदी है, गंगा घाटी के मैदान है, वो भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं है। तो जनसंख्या कहीं अधिक है और कहीं कम है। अब लक्षद्वीप की जनसंख्या कम मिलेगा जबकि दिल्ली में जनसंख्या मिलेगा, है ना। हो तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्व और उत्तरी अमेरिका में जो है घने बसे क्षेत्र है, जबकि आप यहाँ देखेंगे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ऊंच पर्वत और विश्वतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। बात तो सही न है जी, जहाँ अधिक धूप रहेगा, मृदा उपजाऊ नहीं रहेगा, वहां लोग रहेगा। अगर इनकेस गलती से टपक भी जाता है तो पलायन कर जाएगा वहां से। जीने के लिए जो खाना पड़ेगा ना, और खाने के लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए जो कंडीशंस है वो चाहिए। अगर कंडीशंस नहीं मिलेगा तो लोग पलायन करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च अक्षांश हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगा आपको, है ना जी। जैसे विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत लोग रहते हैं। कारण विश्व में कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, और लगभग 60% केवल 10 देश में रहते हैं। इन सभी मिलाकर आपको 10 करोड़ से अधिक हो जाते हैं। तो ठीक है, कोई खास चीज तो नहीं दिया हुआ है। ये एशिया में खड़ा हुआ व्यक्ति यूरोप में है, अफ्रीका में है, मध्य और दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर में है। कोई खास चीज तो दिया नहीं है जब लोगों को बताया जाए, है ना। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या औसत घनत्व कितना है, 300 अभी भी है, घटा के बढ़ा है, पक्का
है ना, 300 कितना है, 82 है। अब देखिए पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति जो है कहा है कि सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है इसको। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है ना, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। बात सही है, गड़बड़ है ना। अब देखिए कुछ यहाँ देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है, भौगोलिक कारक है। बात सही है, जनसंख्या किधर होगा ज्यादा और किधर होगा कम, लोकेशन डिसाइड करेगा। अब चाहेंगे कि जो है लद्दाख में हम 5 लाख 10 लाख लोगों के जाकर वहां एस्टेब्लिश करें, तो कुछ जब दिन पैसा रहेगा तब तक लोग रहेगा वहां पे, और जैसे ही पैसा खत्म होगा ना निकल लेगा। उद्योग नहीं ना है, कहां से टिकेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा। तो अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको लाइट मिल रहा है, पंखा चल रहा है, वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था किया गया है, एसी नहीं लगा हुआ है, यही ना है जी। मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पंखा बंद कर दें तो टिक पाएंगे, 1-2 दिन टिक जाइएगा, है ना, संघर्ष हो जाएगा। सपोज लाइट में काट दें, बोलेंगे पढ़िएगा, मोबाइल लाइट से पढ़ा लेंगे, ठीक है। मान लिए आप 100 में 1-2 होंगे जो मोबाइल जला के पढ़ सकते हैं, लेकिन मेजर जो संख्या है वो भाग लेगा यहाँ से। नहीं, बगल में हमको लाइट पंखा एसी उसी सब मिल रहा है, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, है ना जी। कभी भी यूनिवर्सल सोचो, है ना, किसी को जो है आंख के नीचे नहीं करके देखना है आपको। अब जैसे कि यहाँ मोबाइल तुम जला के पढ़ोगे और बगल के हॉल में तो एसी मिल जा रहा है, पंखा मिल जा रहा है, फर्स्ट क्लास का व्हील चेयर मिल जा रहा है बैठने के लिए, तो वहां जाओगे यहाँ रहोगे, जाओगे वहां नहीं जाओगे, जाओगे ना। मान के चलो किस लेना तुमसे 1 लाख रुपया और 50,000, तो रहोगे यहाँ पे, नहीं रहोगे तो भाग जाओगे। तो भौगोलिक जो है अवस्थिति भी डिसाइड करता है कि जनसंख्या कहाँ अधिक होगा, है ना। कंडीशन सपोर्ट करेगा तभी ना। अभी तुम लिख के आया था ना आंसर राइटिंग में जी, अर्थ इज यूनिक, वही पृथ्वी एक यूनिक है, अद्भुत ग्रह है। क्यों है, लिख के आए थे ना, उसमें लिखे थे ना, अर्थ सपोर्ट लाइफ बिकॉज ऑफ डैश 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 करके लिख के लेके आया था। तो ये भी तुम लिखे थे कि अर्थ ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, मॉडरेट टेम्परेचर है, लिखे थे तुमने, सपोर्ट तुमको किया ना। तो भौगोलिक स्थिति सपोर्ट कर रहा है ना, तो तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं हम मोबाइल जला के पढ़ लेंगे, संभव ना है जी, 1-2 दिन के बाद नहीं है, तुमको जिंदगी जीना है। तो है जनसंख्या के वितरण में स्थलाकृति भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। कह रहा है कि लोग सदैव पर्वत पठार के तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। पर्वत पठार के तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। तुम रहना चाहोगे, नहीं चाहोगे, चाहोगे कि हम समतल मैदान भूमि पर रहें जहां ज्यादा पर्वत नहीं हो। तो हम पर्वतीय एरिया में, पठार एरिया में क्या है कि खेती बहुत प्रकार से है ना, समस्या है। अब जो लोग रह रहा है तो रह ही रहा है, वो जाकर नहीं, वो लेकिन उसकी अपनी एक सुंदरता भी है, उसकी अपना एक सुंदरता भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसाने है ना। तो क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक, है ना, घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं।
तो कह रहा है कि इसमें क्या है, गंगा की वजह में जैसे कि हर प्रकार के काम हम लोग करते हैं ना। अब अगला देखो जलवायु। जो लोग या लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, अत्यधिक गर्म हो अथवा अधिक ठंडा हो, जैसे महासागर हो गया है ना, सहारा मरुस्थल हो गया, रूस में ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा के आर्कटिक में रहना से बचते हैं। जैसे कि अगर जलवायु है सहारा जैसा जलवायु होगा, अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो सहारा मरुस्थल है वहां रहोगे, रहना पसंद नहीं करोगे। उसी प्रकार से आप यहाँ जाएंगे रूस के ध्रुवीय प्रदेश, यानी ऊपर जाएंगे, उत्तर में जाएंगे रूस के, तो ठंडा है, कोल्ड एरिया है, रहना पसंद करेंगे? बोलोगे वहां पे नहीं, हम मोबाइल में लाइट जला के पढ़ लेंगे, हाथवा कपेगा, ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा, पढ़ लोगे वहां? नहीं रह पाओगे। जो एक सामान्य व्यक्ति रहता है, जैसे कि आप देखेंगे मैदानी एरिया में, तो मैदानी एरिया में मॉडरेट रहेगा टेम्परेचर, रहेगा ना, तो तुम एक नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हो। सहारा का जो मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, तो क्या वहां तुम रह पाओगे जब गर्मी के समय में? नहीं रह पाओगे। तो अच्छा, ये दो हो गया ना, स्थलाकृति और जलवायु। तीसरा देखो मृदा। उपजाऊ मृदा किसी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होता है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में कौन सा? वांग वांग ही है ना, चांगजियांग और मिस्र में जो है नील की नदी जो है उपजाऊ के लिए मैदानी के रूप में जाना जाता है। आप फिर देखेंगे जल। जल भी क्या है? प्राथमिक चीज है, जहाँ अवर्णनीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व के कई नदियों घाटे बसे होते हैं, जबकि मरुस्थलीय जनसंख्या यहाँ नहीं रह पाती है। खनिज देखेंगे तो खनिज के बारे में चर्चा करने किए हैं, है ना। खनिज जो है निरपेक्षों वाले क्षेत्र अधिक बसे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खान इन क्षेत्रों में लोग रहने के लिए क्या है, प्रेरित करता है। तो कह रहा है कि जो संख्या की जो जनसंख्या का जो असामान्य वितरण है वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही डिफाइन होता है। जैसे कि स्थलाकृति हो गया, जलवायु हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है, एक मानव के लिए बेसिक नीड है ना जी। खनिज तो बेसिक नीड न है। अगर खनिज संसाधन न होगा तो क्या अधिक जनसंख्या निवास करेगी उस जगह पे? नहीं करेगी। इन केस अगर रहती भी है जनसंख्या वहां पे, तो कहीं से न कहीं उसको मिलेगा, किसी न किसी प्रांत से मिलेगा। जैसे कि आप जो उद्योग मान के चलो हरियाणा में है, पंजाब में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, तो वो वहां के जो उद्योग में निर्मित वस्तु है पटना में नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक जनसंख्या के कंट्रोल या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या कहाँ अधिक होगा, कहाँ विरल होगा, वो कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति भी उसको डिवाइड करता है कि नहीं करता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखेंगे और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्राप्त करता हो, लोग बड़ी संख्या में जो है इन क्षेत्रों को और आकर्षित होते हैं। जापान में कौन सा है, ओसाका, और मुंबई में, भारत में मुंबई, दोनों जो है घने आबादी वाला शहर है, क्योंकि मुंबई जो है समुद्र से एरिया टच कर रहा है जी नहीं। और जापान में भी सेम परिस्थिति है। तो जहाँ पे उद्योग सबसे अधिक रहेगा जनसंख्या भी वहां रहेगा। रोजगार मिल रहा है ना जी, रोजगार मिल रहा है, हर चीज का व्यवस्था मिल रहा है। जितना जनसंख्या दिल्ली में है उतना जनसंख्या अब अन्य यूटी में नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि वहां पे हर एक एक्टिविटी के कार्य हो रहा है, वहां पे बिजनेस संचालित हो रहा है, वहां से क्लाइमेटिक जोन जो है आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब अगला देखेंगे सांस्कृतिक कारक। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को लोगों को अभी आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, जैसे जो आपका कल्चरल फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के निवास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे बनारस हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, धार्मिक स्थल है। देखो आज प्राचीन काल से ही क्या धर्म का बोलबाला रहा है। अगर मंदिर है, मठ है, लोग जो है जिसके आस्था है इस व्यक्ति को होता है वो जाता है। जब संख्या मात्रा में जाएंगे, एक बड़ी संख्या में लोग जाएंगे
तो वहां के जो लोकल एक्टिविटी है बूम करेगा, लोकल जो अर्थव्यवस्था है बूम करेगा, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बहुत सारा मटेरियल यूज हो रहा है, तो रोजगार भी मिलता है वहां पे। वहां अगर जो है कोई बिहार का व्यक्ति है, बनारस दर्शन करने जा रहा है, मथुरा दर्शन करने जा रहा है, तो वहां जा रहा है तो कुछ रुपया खर्चा करेगा ना जी। तो अगर रुपया खर्चा करेगा तो वहां के आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगा। अधिकांशतः रोजगार, जैसे मान मथुरा में जा रहे हो तुम, ठीक है, तो वहां जो लोग फूल पत्ती बेच रहा है, माला बेच रहा है, आपका जूता चप्पल रख रहा है, वहां पे जो है एक से एक जो है रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को दे रहा है ना जी। आप वहां जा रहा था, सुविधा मिल रहा है, सुविधा के बदला में तो पैसा दे रहे हो। तो जनसंख्या का निवास करने में एक सांस्कृतिक फैक्टर भी डिसाइड करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, है ना, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये भी एक एग्जाम्पल में है। अब जनसंख्या परिवर्तन देख लो, जनसंख्या परिवर्तन, ये बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, ये अपने हिसाब से पढ़ लेना है ना। यहाँ देखो, जन्म को साधारणतः कैसे करेंगे हम, जन्म के दर में क्या करते हैं, आंका जाता है, अर्थात जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म की संख्या में मापा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मृत्यु दर हो गया, तो मृत्यु दर में क्या होगा कि 1000 प्रति व्यक्ति पर मृतकों की जो संख्या है उसमें हम देखते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक क्या है, कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। ये सीधे शब्द पूछता है बउआ, जो दिया हुआ है सीधे डाउट बोल देगा कि शब्द की मीनिंग बताइए, परिभाषा क्या है, 5 गो का कथन, उपयुक्त में से कौन सही है और गलत है करके दे देगा तो हवा निकल जाएगा। इसलिए गंभीरता से देख लेना, ठीक है। विश्व में कह रहा है, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना। देखो, प्रवास भी एक अन्य कारण है, ठीक है। प्रवास से पहले देख लो, एक अप्रवास होता है ना, जब व्यक्ति नए देशों में जाता है, और एक होता है उत्प्रवास, है ना, जब व्यक्ति क्या होता है, एक देश को छोड़ता है। ये शब्द जो है दोनों आपको देख लेना है, ये दो जो शब्द जो है, ये जो शब्द है अप्रवास और उत्प्रवास। उत्प्रवास में क्या होगा, व्यक्ति छोड़ेगा, और इसमें क्या होगा, जाएगा, है ना। शब्द बहुत जरूरी है दोनों। कहा कि प्रवास भी एक कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाता है, उत्प्रवासी कहलाता है ना। वे लोग होते हैं जो देश छोड़ के जाते हैं, और आप प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में क्या होता है, जो देश में आते हैं, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट, पैराग्राफ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्या है, भीतरी अप्रवास अथवा क्या होता है, अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी। सूडान के देशों में एक इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, जिसमें लोगों बाहर चले जाना था, उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या हुआ, काफी कमी हुआ है। तो ऐसे भी कह सकता है कि किस घटना या किस शब्द रहेगा और सेंटेंस दे देगा कि किसमें जनसंख्या बढ़ रहा है और किसमें जनसंख्या घट रहा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा।
कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समांतर जो प्रवृत्ति होता है वो अच्छे लोगों अच्छे जो लोग अच्छे आर्थिक अवसरों के खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक है ना विकसित राष्ट्र की ओर चलते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में है ना ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ जा रहे हैं, नगर की ओर पलायन कर रहे हैं ना जी। कारण क्या है, उनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, कहिए ना जी। अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप चाहेंगे कि हमको इस सब असुविधा से वंचित रहें, नहीं चाहेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा पट से आप सॉल्व रिमूव करते हैं ना। अब अगला पॉइंट देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देखेंगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, बात सही है ना। जनसंख्या जो है वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या है ना तीव्रता से बढ़ रही है, यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं है। जैसे जितना जनसंख्या हाईली बढ़ा था चीन में, उतना केन्या में बढ़ा था। अभी जितना बढ़ा भारत में, उतना जापान में बढ़ा नहीं बढ़ा। उसके पीछे अपना लॉजिक भी है ना। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि उच्च दर हुई। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हालांकि हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में क्या हुआ है, कमी हुई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। अन्य देशों से यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि मंद हो गया है ना। तो ये देखिए आवास दिया हुआ है, इससे सब परिचित आप लोग होंगे ना। प्रशांत महासागर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब परिचित है कि नहीं है जी, परिचित है ना। इसको व्याख्या करने की आवश्यकता है कि नहीं है, नहीं है। फिर आप देखेंगे जनसंख्या संगठन है ना। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक रूप से अधिक जो है विकसित देश है। बात समझ में आ रहा हूं। इसमें जो है दिया हुआ है, खास पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला देखिए, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या संगठन है ना हमारी यह जानने में सहायता करती है कि कितने पुरुष और कितने स्त्री हैं, है ना जी। ये किस आयु के वर्ग के हैं, कितने प्रतिशत जो है शिक्षित है और कितने प्रतिशत जो है किस व्यवसाय में कार्यरत है, और इनकी स्वास्थ्य की दशाएं कैसी हैं। जैसे कोई चीज मान के चलो सर्वे करना होता है, तो हम सर्वे करते हैं कि 25 से लेकर 35 वर्ष तक लोग कितने हैं और कितने बीमारी से ग्रसित हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक आंकड़ा कैसे निकाल पाएंगे। उसी के हिसाब से ना हम कोई हेल्थ स्कीम लेके आते हैं, है ना जी। तो आप देखिए कि एक देश जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए क्या है, रुचिकर विधि जनसंख्या क्या है, पिरामिड है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए यही आपको समझना है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला समझना है आपको। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग
पुरुष और स्त्रियों में उपविभाजित। दूसरा हो गया जनसंख्या पिरामिड के आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या है जिसका उम्र कितना है 15 वर्ष से नीचे हो, निचले भाग में दिखाई जाती है। जन्म करा किया जन्म स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आकार बृहद की ओर यानी 65 से ऊपर दिखाएगा आपको। मृतकों की संख्या दिखाता है। फिर आप देखेंगे जनसंख्या पिरामिड जो होता है ना, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। कितना जो है युवा जो है क्या है आश्रित लोग, जिसका उम्र कितना से कितना है, वृद्ध आश्रित लोगों की संख्या। मैंने आप यही समझते हैं जी जनसंख्या पिरामिड से आपको कितना पुरुष कितना एज के हैं, है ना जी। फिर आप देखेंगे अगला पॉइंट, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से, मेरा पैराग्राफ की ओर संकेत कर रहा है ना। आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से शंका हो तो ऐसे इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उसमें से अधिकतर मृत्यु यस और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोगों की बहुत कम हो जाता है, वृद्ध लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे स्थिति ही किन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हैं जिन देशों में मृत्यु दर कम होता है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड कैसा होगा, चौड़ा होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि शिशु जो है कब मरता है, शिशु प्रगौड़ अवस्था तक जीवित रहता है। यह भारत के पिरामिड में क्या है, ये दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के जनसंख्या में युवा अपेक्षाकृत अधिक, और इसका अर्थ होता है कि मजबूत और क्या होता है ना, वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ठीक है, ये भारत का पिरामिड बता रहा है, कह रहा है कि कम जनसंख्या वाले देश जैसे जापान देश में आधार पर पिरामिड क्या है, चित्र देखिए, देखो बताया गया है, ये वाला चित्र जो है जापान का पिरामिड है। कह रहा है कि जब घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग क्या हो रहा है वहां पे, वृद्ध है ना, और कुशल उत्साही और कौन सा है, आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी क्या है, भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जी, उन्हें हम योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित क्या करते हैं, किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब आपको आंसर आपको लिख के आना बाबू, लिख के आएगा। अब जो है देखो क्या है, बताना है आपको कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है बताइए। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस कारण परिवर्तन होता है, पहला। दूसरा कहता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में है ना जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है। तीसरा है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जी। अंकित बताओ अंकित।
गण होगा जी। अच्छा, वे अगला है, वे तीन प्रमुख कारण कौन सा है जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? बताओ, वे तीन प्रमुख कारण कौन से हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? ख ख है, ग होगा? बताओ जी। जन्म, मृत्यु और प्रवास। 1999 में जनसंख्या कितना हो गया था? है? कितना था? 6 अरब। 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? वो बताता है कौन मरा कौन बूढ़ा होगा, कहाँ बच्चा होगा, कितना बच्चा होगा, कितना बच्चा है। क्वेश्चन नहीं बताना है तुमको ना। देखो, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आरेखीय निरूपण है। दूसरा कहता है जब किसी क्षेत्र का जन घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है। बताओ, ये तो मेरा देखे मार दोगे ध्यान से, है ना। अब जो है, अब देखो यहाँ, अब जो है हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी अगले दिन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।